चलिए चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ क्लास 11 के लिए बल्कि हर उस पर्सन के लिए जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो कहानी है हम उसको शुरुआत करते हैं एक राम नाम के पर्सन से। एक पर्सन है राम नाम का, और वो वहां पर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम यहां पर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। हम जो फाइनेंस होता है उसको कहां कहां से ले सकते हैं। इस चैप्टर में हम फाइनेंस की इंपॉर्टेंस, इस कहानी में हम फाइनेंस की इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो राम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राम को सबसे पहले देखना है कि मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। क्या उस बिजनेस की मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा कि मैं मैन्युफैक्चरर बन जाऊंगा, या उस बिजनेस को करने के लिए मैं बना बनाया गुड्स को परचेस करूंगा और अपने कस्टमर को सेल करूंगा। ये दोनों ही हमारे बिजनेस में कवर होते हैं कि हम गुड्स को या तो मैन्युफैक्चरिंग करके खुद बना के बेचें, या तो कहीं से गुड्स को परचेस करें और उसका रीसेल कर दें। ये दोनों ही बिजनेस में कवर होते हैं, मैंने कहा। अब यहां पर डिसाइड करना है राम को कि अगर वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो टोटल अलग डायमेंशन हो जाएगा बिजनेस करने का, और अगर वो बिजनेस में मिडिल मैन का रोल प्ले करता है तो टोटल अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले उसे लैंड परचेस करनी पड़ेगी। उस लैंड में उसे बनवाना पड़ेगा एक फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर लगवानी पड़ेगी मशीनरी, मशीनरी लगवाने के बाद में अभी तक हमारे गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि राम ने एक हैवी अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए हमने वहां पे, क्योंकि हम बिल्डिंग बनवाते हैं, लैंड हमने परचेस की, हमने उसमें जो मशीनरी लगवाए हैं, ये ऐसा नहीं कि हम 1 साल 2 साल में चेंज कर देंगे, लंबे टाइम के लिए हमने मशीनरीज लगाई हैं। इसका मतलब यह है कि राम ने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन वहीं आपको सोचना है कि मैंने आपसे कहा कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इस मशीनरी के, इस बिल्डिंग के, इस प्लांट मशीनरी के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसे वहां पे लाइट लगवानी पड़ेगी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करना पड़ेगा, डस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो इन सब में भी उसके एक्सपेंडिचर होंगे। मतलब कहने का यह है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स तो लगाया, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स को लगाने के बाद में हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गए, जबकि हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करते हैं तो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर भी वहां पे अपने आप स्टैंड हो जाते हैं, जिसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं राम वहां पे जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, बिस्किट बना के बेचना चाहता है। अब राम ने इस फैक्ट्री को लगाने के बाद में राम को वहां पे वर्कर्स चाहिए होंगे जो उस फैक्ट्री में वर्क करेंगे, जिसको अपने वर्कर्स को वो सैलरी या वेजेस का पेमेंट करेगा। वहां पे अकाउंटेंट चाहिए होगा, वहां पे इंजीनियर चाहिए होंगे, और इसके साथ में वहां पे चाहिए होगा रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हमारे पास, अगर हम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो बेसिक जो रॉ मटेरियल लगेगा उसमें शुगर लगेगा, हमारा मैदा लगेगा, हमारे ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, हमारे कुछ फ्रेगनेंस लगेंगे, वहां पे कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स होंगे वो लगेंगे फ्लेवर के लिए। और इन सब खर्चों को, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल आएगा, उसे हम कहीं स्टोर करेंगे और उसे हम फैक्ट्री की मशीन में, जहां पे प्रोसेसिंग होती होगी गुड्स की बनने की, बिस्किट बनने की, उस मशीन में उसे मिक्स कर देंगे, डालेंगे, और आउटपुट निकल के आ जाएगा, हमारे बिस्किट बन के निकल आ जाएंगे। इसे हम मार्केट में सेल्स करेंगे, और सेल्स करने के बाद में हमारा रॉ मटेरियल फिर से खत्म हो जाएगा, हमें फिर से रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, फिर से हमारे वर्कर वर्क करेंगे, फिर से हम उनको सैलरी या वेजेस का पेमेंट करेंगे, हमारे बिजली का बिल आएगा, हमारे मोबाइल फोन का बिल आएगा, हमारे बहुत सारे अलग से एक्सपेंडिचर होंगे। इन सब खर्चों को करने के लिए भी आपको चाहिए होगा फंड। तो एक बेसिक आप देख पा रहे हैं कि फंड जो है वो हमें 2 चीजों के लिए तो अभी दिख रहा चाहिए। पहला, अपने बिजनेस के फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और वहीं दूसरा, जो बिजनेस में बार बार एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, बार बार जो हम वर्क कर रहे हैं, इसके लिए एक फंड चाहिए है, और इस फंड को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर 2 टाइप की कैपिटल आपको देखने को मिल रही है। पहली फिक्स कैपिटल जो आपने बिल्डिंग प्लांट मशीनरी में लगा दी है, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। और वहीं दूसरी कैपिटल जो रिपीटेडली आपको बिजनेस में लगानी पड़ रही है, बार बार लगानी पड़ रही है, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो राम को यहां पे 2 चीजों की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि राम अपने बिजनेस को जब मार्केट में करेगा, लोग उसके बिस्किट को पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट में जब गुड्स को कोई पसंद करेगा तो उसके गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और यहां पर राम को अपने बिजनेस की करनी पड़ेगी ग्रोथ, बिजनेस की एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, नई यूनिट का सेटअप करना पड़ेगा, नए फ्लेवर के बिस्किट बनाने पड़ेंगे। हो सकता है बिस्किट के साथ में वो कुछ दूसरा ईटेबल प्रोडक्ट वहां पे बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये हम कह सकते हैं कि राम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रहा है, राम अपने बिजनेस को एक्सटेंशन में ले जा रहा है, राम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है।
ऐसे केस में राम को फिर से फंड चाहिए होगा, क्योंकि जब नई यूनिट सेटअप होगी तो फिर से पैसा चाहिए। उस पैसे से हम बिल्डिंग बनवाएंगे, प्लांट मशीनरी लाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे, उनकी सैलरी और वेजेस का पेमेंट करेंगे। तो ये एक्सपेंशन का एक तरीका हो सकता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं कि बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए हमने किसी और जगह पर बिजनेस की एक नई यूनिट सेटअप कर दी, जैसे हम कहते हैं कि हमने नया ब्रांच ओपन कर दिया है या न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कि हम बिस्किट बनाते बनाते अब हम अचानक से टेक्सटाइल मार्केट मतलब कि कपड़े के मार्केट में चले गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना के हम वहां पे बेचने लगे, तो हम अलग अलग तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं और इसके लिए भी चाहिए होगा पैसा। तो एक बेसिक सी जो टेंडेंसी निकल के आ रही है कि अगर हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या हम बिजनेस में गुड्स को खरीद के बेचते हैं किसी को, तो हमें बहुत सारी जगहों पर फंड की रिक्वायरमेंट होती है और ये पूरी हो सकती है बिजनेस में हमारे पास कितना है पैसा। हम इस चैप्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस में फाइनेंस मतलब पैसे को लेने के सोर्स कौन कौन से हैं। अब यहां पर सोर्स जो हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पैसा कहां से मिल सकता है, हम पैसा कहां से ले सकते हैं, कहां से जुगाड़ कर सकते हैं, इस चैप्टर में सब जानेंगे। कहानी का कुछ पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब इस कहानी के थ्रू हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं अनिकेत अवस्थी, अवस्थी क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन के टाइम पर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तब से लेकर बहुत सारा प्यार मुझे आप लोगों का मिला है और ये ऐसा मिलता रहेगा। चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर का सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, रिक्वायरमेंट्स, और अगर हम इस साइड चलते हैं तो हमारे पास में सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस चैप्टर को प्लान करना है आपको। इस चैप्टर में आपको देखना है कि भाई हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे तो हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक में जो चैप्टर पढ़े हैं बिजनेस स्टडीज में, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो काफी लेंदी चैप्टर है, और अगर हम इसको वेल सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो चैप्टर आपको इजी भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले देखना है कि मीनिंग क्या होती है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। एक ब्रॉड सेंस में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। बिजनेस फाइनेंस मीन्स प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसके हर एक वर्ड को समझना हमारे लिए जरूरी है। लिखा हुआ है प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका? फंड का, मनी का। किसका करना है? ऑल द मनी यूज, जो भी हम पैसा बिजनेस में यूज करने वाले हैं। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं कि हम यहां पे ब्रॉड लेवल ऑफ बिजनेस की बात भी कर रहे हैं। हम अब छोटे मोटे लेवल के बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे लेवल में भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम अब यहां पे जो फंड की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, वो लार्ज, अगर आपके अपने दिमाग में ये रखना है कि हम बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा है कि जब भी आपको फंड चाहिए होगा तो राम ने भी प्लानिंग की अपनी स्टोरी में कि हमें कितनी फंड की रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से मैं कैसे चीजों को डील करूंगा। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस को करने के लिए हम कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए हम कितने लोगों को अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारे बिजनेस का साइज कितना बड़ा होगा। तो ये सब प्लानिंग आपको करनी पड़ती है बिजनेस के लिए। तो प्लानिंग हो गया। दूसरा, आपको ये भी प्लान करना है कि इस सारे काम को करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये भी आपको प्लान करना पड़ेगा, मतलब कि क्वांटम ऑफ अमाउंट। हम अंदाजा लगाते हैं कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राम खोलना चाहता है और उसे 10 करोड़ रुपीस की जरूरत है। अब 10 करोड़ रुपीस उसने क्वांटम ऑफ अमाउंट वहां पे एस्टिमेट कर लिया है, प्लान कर लिया है कि इस 10 लाख रुपीस से मैं इतने का बिल्डिंग बनवा लूंगा, इतने की मशीनरी लगवा लूंगा, इतने से वर्कर की सैलरी दूंगा, इससे से रॉ मटेरियल परचेस करूंगा और बहुत सारा पैसा उसमें से अपने पास कैश इन हैंड भी रखूंगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, वहां पे कुछ कंटीजेंसी हो जाए, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाए तो उसका पेमेंट भी कर सकूं। तो यहां पे प्लानिंग में हर उस छोटे से लेके बड़े से बड़े डायमेंशन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जो हमारे बिजनेस को करने में फाइनेंस के साथ में हमारी हेल्प करेंगे। रेजिंग, अब रेजिंग का मतलब हो गया कि जो फंड जिसकी हमने प्लानिंग कर ली है, ये फंड हम रेज कहां से करेंगे, ये पैसा हम जुगाड़ कहां से करेंगे, ये पैसा हम कहां से लेंगे। तो यही ये चैप्टर भी है हमारा कि हम अपने फंड को कहां से, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से हम फंड को रेज कर सकते हैं, ये हम पॉइंट देखेंगे। मैनेजिंग का मतलब होता है कि आपको ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे पास बिजनेस करने के लिए इतना फंड चाहिए, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के बाद आपने देखा कि ये पैसा हम कहां से रेज करेंगे, ये भी डिसाइड हो गया। अब देखना है कि जो पैसा मुझे मिला है उस पैसे को मैं कैसे मैनेज करता हूं।
मेरी इस कहानी में मैंने आपको बताया कि राम ने उसमें से बहुत सारा पैसा प्लांट मशीनरी में लगा दिया है, लैंड बिल्डिंग में लगा दिया है, बहुत सारे पैसा उसके रख रखाव में, रिपेयर मेंटेनेंस में लगा दिया है, और वहीं बहुत सारा पैसा रॉ मटेरियल को परचेस करने में लगा दिया है, वेजेस की सैलरी, वर्कर की सैलरी वेजेस देने में खर्च कर दिया है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो यहाँ पे कैसे हम उस पैसे का मैनेजमेंट करेंगे ये भी हमें देखना होगा। और एक लास्ट पॉइंट लिखा है एंड कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फंड है उसका हम सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम फंड है हमारे पास में और उस फंड को हम सही तरीके से कंट्रोल्ड वे में यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उस फंड का, उस पैसे का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। और हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम एक वहां पे वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि नो वेस्टेज और लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर हमारा रिसोर्सेज फाइनेंस है और हम फाइनेंस को ऐसा फूक फूक कर खर्च करेंगे कि हमारे पैसे का वेस्टेज ना हो और हम कम पैसे में, कम फंड में ज्यादा इनपुट या ज्यादा आउटपुट की बात कर सके। तो प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज, जो भी पैसा बिजनेस में यूज करना है उसकी प्लानिंग करिए, उसकी रेजिंग करिए, उसकी मैनेजिंग करिए और उसकी कंट्रोलिंग करिए जो पैसा आप बिजनेस में यूज करना चाहते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो लिखा है और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज इन द कनेक्शन विद द बिजनेस। कोई भी कैपिटल फंड आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब बिजनेस के लिए कैपिटल है, और बिजनेस में आप उसे किस तरीके से, किस काइंड से यूज करना चाहते हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन बिजनेस से होगा, और इसे ही हम कहते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग आपको समझ में आ गई है कि भाई हमें देखना है कि हम कहां से, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो पैसा है वो पैसा ही सब कुछ है, फाइनेंस ही सब कुछ है। ये कहानी आप बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है, ह्यूमन बॉडी में क्या किसी की बॉडी में भी जैसे ब्लड की जरूरत होती है, बिना ब्लड के आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक ऐसे ही बिजनेस करने के लिए हमें जरूरत होती है फाइनेंस की। तो इसीलिए कहा गया है कि फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे ह्यूमन बीइंग में ब्लड की जरूरत होती है वैसे बिजनेस में उस ब्लड का काम करता है हमारा फाइनेंस। अगर हमने एडिक्वेट फाइनेंस वहां पे लगाया है तो बिजनेस डेफिनेटली हमारा ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रोथ करने के बाद में बिजनेस ऊंचाइयों में जाएगा, प्रॉस्पेरिटी में जाएगा। और अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड नहीं है तो बिजनेस हमारा बंद भी हो सकता है, ये भी आपको समझना होगा। अभी एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब मैं आपको और अच्छे से बताने वाला हूं। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अब हम देखना चाहते हैं कि भाई जो फाइनेंस है इसकी रिक्वायरमेंट या इसके बारे में हम बात करें कि फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जान लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखा है, नो वन कैन स्टार्ट बिजनेस विदाउट एडिक्वेट फंड। कोई भी पर्सन बिना एडिक्वेट फंड के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। एडिक्वेट फंड का मतलब होता है कि अमाउंट जो है, जो बिजनेस करने के लिए आपने सोचा है वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। इस सफिशिएंट को अगर ऐसे समझते हैं कि भाई मान लेते हैं मुझे जरूरत थी 10 करोड़ रुपीस की, और ऐसा हुआ कि मुझे 10 करोड़ रुपीस मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठे कर लिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जितनी फंड की रिक्वायरमेंट थी जो आपने प्लानिंग में की थी और आपने उतना ही फंड रेज कर लिया है, तो ये आपके लिए एडिक्वेट फाइनेंस में डेफिनेटली माना जाएगा कि आपने कवर कर लिया है। ठीक वैसे ही अगर 10 करोड़ रुपीस की जरूरत थी और आपने 9 करोड़ रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं, ये फंड डेफिसिट जरूर है, कम जरूर है, लेकिन आप 9 करोड़ रुपीस से भी वहां पे मैनेज कर सकते हैं। यही तो आपके लिए एग्जामिन होगा कि आप कम फंड में कैसे ज्यादा कर सकते हैं। और मान लेते हैं आपने बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ी थी और आपने कम फंड में भी ज्यादा का वादा कर लिया, आपने 9 करोड़ रुपीस में भी 10 करोड़ रुपीस के जितने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेसिव फंड हो गया, जरूरत 10 करोड़ रुपीस की है, हमारे पास में 12 या 15 करोड़ रुपीस है, तो एक्सेसिव फंड हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये तो इतना ज्यादा हार्मफुल है जितना कि हमारे लिए 1 करोड़ रुपए कम था उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि फंड हो गया एक्सेसिव। अब एक्सेसिव फंड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूंगा, और ऐसे एक्सेसिव फंड से हमें बचना चाहिए। इसको अगर आप ऐसा समझें कि आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और अगर आप 1 रोटी कम खाते हैं तो शायद आपको वहां पे आपके बॉडी में उसका गलत इंपैक्ट देखने को ना मिले जितना कि आप 2 ज्यादा रोटी खा लेते हैं। 2 ज्यादा रोटी खाने से आपका इंडाइजेशन हो सकता है, आपका कॉन्स्टिपेशन बिगड़ सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मतलब कि एक्स्ट्रा लेने से आपके ऊपर उसका हार्मफुल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक्सेसिव फंड का मतलब यहां पर
नेगेटिव इंपैक्ट लेता है। तो एडिक्वेट फंड का मतलब हो गया कि आपके पास में जो फंड है वो बिजनेस को करने के लिए एडिक्वेट मतलब उतना ही होना चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस में है। और दूसरा पॉइंट लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया राम स्टार्ट करना चाहता है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे उसके लिए अलग फंड की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन राम अगर गुड्स को परचेस करके बेचना चाहता है तो फिर राम को वहां पे ना तो फैक्ट्री बनाने की जरूरत पड़ेगी, न मशीनरी का सेटअप करना है, न वहां पे उसे मशीनरी के रखरखाव के लिए वहां पे वर्कर्स लगाने हैं। उसे चाहिए सिर्फ एक गोडाउन जहां से वो गुड्स को परचेस करके लाएगा और वहां से गुड्स को सेल कर देगा, या एक शॉप चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि साइज एंड नेचर के हिसाब से भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो लेंदी होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे फसल को बोने से लेके फसल को काटने तक में एक लंबा टाइम लगता है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस वहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन वहीं पे कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो जितना छोटा हमारा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतने ही कम प्रोडक्शन साइकिल में आपको फंड की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। लेकिन जितना बड़ा प्रोडक्शन का आपका प्रोसेस होगा उतने बड़े प्रोडक्शन साइकिल में आपको फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये आप जान सकते हैं कि हमारे पास बिजनेस का साइज एंड नेचर। तो साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि साइज आप बिजनेस कितना बड़ा लेवल पे करना चाहते हैं, क्या आप डोमेस्टिक लेवल पे करना चाहते हैं या स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं या नेशनल लेवल पे करना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस का नेचर और बिजनेस का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपको चाहिए होगा वहां पे फंड। तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नेचर या सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं जो हमारे बिजनेस में फंड की इंपॉर्टेंस को बताती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया बिना फंड के बिजनेस कर पाएंगे, ये टोटली एक हमारे लिए इमेजिन के बाहर की बात है, हम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। फंड की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड मैंने आपको बताया 3 पॉइंट हैं, जो तीनों पॉइंट मैंने आपको राम की कहानी में बताया, ये वही तीनों पॉइंट हैं। सबसे पहले फंड की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोक्योर फिक्स्ड एसेट्स एंड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। आपको लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, इन सब में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बिजनेस का सेटअप अगर आप करते हैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, गुड्स को खरीद के बेचते हैं, तो भी आपको शॉप चाहिए, तो भी आपको काउंटर चाहिए, सेल्फ चाहिए, रैक्स चाहिए, आपको वेट मशीन चाहिए, आपको अपने बिजनेस में इंटीरियर कराने के लिए बहुत सारा फंड की रिक्वायरमेंट है। तो फिक्स एसेट्स है बिजनेस की, जिससे आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, और इस लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करने का अमाउंट भी जो होता है वो ह्यूज अमाउंट होता है। तो आपने उसके लिए एक्सपेंडिचर कर दिया, यहाँ पे आपको फंड की जरूरत थी। और वहीं लिखा है मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। जैसे ही आप उस मशीनरी का या उस फिक्स एसेट्स का वहां पे सेटअप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके मेंटेनेंस के खर्चे अपने आप होने लगते हैं डेली बेसिस पे। तो पहला एक्सपेंडिचर जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड का वो हमें चाहिए है अपनी फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए, साथ में उसके रख रखाव के लिए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं तो लिखा है फॉर वर्किंग कैपिटल। अब आप दूसरा जो रिक्वायरमेंट है फंड का वो फॉर वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताई कि भाई हम बार बार शक्कर, मैदा, ड्राई फ्रूट्स खरीदेंगे, अपने वर्कर की सैलरी देंगे, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, दुकान का किराया, और पता नहीं कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस का पेमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करेंगे, किसी को कमीशन देना होगा, वहाँ पर किसी को डिस्काउंट ऑफर करना होगा। ये सारे एक्सपेंडिचर बिजनेस में लगातार होते रहेंगे, बार बार रिपीटेडली होते रहेंगे, और इन्हीं खर्चों को जो बिजनेस में वर्क करते हैं हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो एक बार पैसा आपने फिक्स कर दिया है फिक्स कैपिटल में, और वहीं अब आप बिजनेस में लगातार एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और इसके लिए जरूरत होगी किसकी? फंड की। इसके अलावा लिखा है व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी है, काफी दिनों में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो पाती है, तो वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल मतलब हर दिन के लिए पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, मतलब आपको वहां पे फंड ज्यादा चाहिए होगा। और वहीं अगर हम तीसरी तरफ चलते हैं तो मैंने आपसे कह दिया कि राम जो है बिजनेस को उसी लेवल पर नहीं करना चाहता है, राम बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, फ्यूचर में और ज्यादा बिजनेस आगे ले जाना चाहता है, और इस चीज के लिए राम को चाहिए होगा फंड। क्योंकि जब बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ को अलग अलग टर्म में भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? राम है, मैंने कहा वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिस्किट की कर रहा है, बिस्किट के साथ में मैं कहता हूँ दूसरे कोई ईटेबल्स आइटम बना के बेचना चाहता है, उसके लिए एक नई मशीनरी लानी पड़ेगी, नए वर्कर लाने पड़ेंगे, नया उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये सब पॉसिबल किससे होगा? ये सब पॉसिबल होगा फंड से। अगर राम चाहता है कि मैं इसकी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज ओपन कर दूँ या कंट्री के अलग अलग हिस्से में ब्रांचेज ओपन कर दूँ, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है ये भी हमारे लिए ग्रोथ का साइन है कि हम बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं। मैंने अपने जो
प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया है, मैंने गुड्स की सेल ज़्यादा करनी शुरू कर दी है, मेरा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, मैं ज़्यादा मशीनरी का बिजनेस में सेटअप कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ये सब आपकी ग्रोथ को दिखाते हैं कि आप बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, तभी तो आप इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। और ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बिजनेस में है फंड, तो फंड है तो ही आप बिजनेस में ग्रोथ या बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है थर्ड नंबर की। तो एट ए ग्लांस अगर देखें तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जो है वो बिजनेस का सेटअप करने के लिए, बिजनेस में होने वाले वर्किंग कैपिटल के लिए, जो बिजनेस में डेली एक्सपेंडिचर होंगे, और तीसरा जो है बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए आप फंड की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया एडिक्वेट फाइनेंस चाहिए, और फाइनेंस बिजनेस के लिए होता है लाइफ ब्लड, लाइक हमारे शरीर में जैसे ब्लड चाहिए होता है। तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट में, और यहां पर हम देखेंगे कि इस चैप्टर को हमें प्लान कैसे करना है। मैं आपको बता देता हूं, इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला नहीं हूं। चैप्टर नंबर 7 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इसके लिए हम शायद 3 से 4 वीडियोस अपलोड करेंगे, और इसमें हम चैप्टर को धीरे 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 करके वहां पर एंड करेंगे। तो यहां पर आज हम जानेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और यही अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जो चैप्टर अपकमिंग जो चैप्टर बचा हुआ है उसका ये हमारा टोटल सिलेबस है, इस चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो चैप्टर को समझना और चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। किसी भी फंड को किसी भी फंड को हम जज कर सकते हैं सिर्फ ओनरशिप के बेसिस पे, कि ओनरशिप में देखेंगे कि भाई फंड जो है ओनरशिप के बेसिस पे या तो मेरा खुद का फंड होगा या मैंने किसी से उधार लिया होगा। तीसरा कोई जुगाड़ नहीं है फंड लेने का। अगर आप सोचते हैं कि आप कहीं से और फंड की जुगाड़ कर सकते हैं, फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फंड को लेने के मतलब जो सोर्सेज होते हैं फंड के, वो 2 ही सोर्सेज होते हैं, जिसमें से पहला सोर्स है ओनर्स फंड, जो मेरा खुद का पैसा है। और मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद भी अभी और भी ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास दूसरा फंड है जिसे मैं बोरो कर सकता हूं। हम कहते हैं ना कि हमने बोरो किया, हमने लोन लिया, तो लोन ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि यहां पर खुद का पैसा, जिसे हम बिजनेस स्टडीज में अपने इस चैप्टर में ओनर्स फंड का नाम देते हैं, टेक्निकल टर्म की बात करते हैं, भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं, और हम कहते हैं कि ओनर्स फंड है। और ओनर्स फंड को यहां पर हम इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। अब इक्विटी क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास खुद का पैसा नहीं है, तो हम डेफिनेटली पैसा उधार का लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है खुद का तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपके लिए व्यवस्था है, यहाँ पर आपके लिए अरेंजमेंट है, जिसे हम कहते हैं बोरोड फंड, इसे हम बोरोवर्स फंड भी कहते हैं। और बोरोवर्स फंड को हम इतना लंबा नाम न लेके अगर डेब्ट्स कह दें तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि इसे हम डेब्ट्स कहते हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ें दिख रही हैं। ओनर्स फंड दिख रहा है पहला, जिसमें हम बात करते हैं कि ओनर्स मतलब जो बिजनेस के मालिक होते हैं उनका खुद का पैसा, और बोरोवर्स मतलब जब हम पैसा उधार लेके बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस के लिए बोरोड फंड। अब इन दोनों में मैं नीचे जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं इनको समझाने के पहले ओनर्स और बोरोड फंड में एक कॉमन आपको डिफरेंस बता दूं तो आपके लिए समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और वो डिफरेंस ये है कि जो ओनर्स फंड होते हैं ये बिजनेस के ओनर होते हैं, बिजनेस के मालिक कहलाते हैं। अब एक कॉमन सेंस आपको याद करना है कि जो बिजनेस का मालिक होता है वो तो बिजनेस के अल्टीमेटली जो लास्ट में बचता है सारे एक्सपेंडिचर काटने के बाद में, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली जो ओनर होता है वो प्रॉफिट में शेयर लेता है, वो प्रॉफिट को यूज करता है, वो प्रॉफिट को लेता है। इसका मतलब हो गया कि जो भी ओनर्स होंगे वो बिजनेस के प्रॉफिट में से, मतलब कि सारे खर्चे काटने के बाद एट लास्ट जो बच जाएगा वो उसे आपस में शेयर करेंगे और वो ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब ये लोग जो हैं ये बिजनेस के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं कहूं कि बिजनेस के प्रॉफिट में, या इसके लिए मैं और कॉर्पोरेट वर्ड का वर्ड यूज कर दूं तो हम कहते हैं डिविडेंड में। मतलब कि जो डिविडेंड होता है, अगर हम लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। तो बिजनेस करने से जो भी डिविडेंड होगा या प्रॉफिट होगा, क्योंकि मालिक है और मालिक अल्टीमेटली प्रॉफिट ही में शेयर करता है, तो मालिक जो होते हैं वो ओनर्स फंड में यूज करते हैं और ओनर्स फंड में डिविडेंड और प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो बोरोड फंड होते हैं, इसका मतलब हो गया कि हमने पैसा किसी से लिया है उधार। और आपको एक बात आज ही यहां पे समझ लेनी होगी, आप इस चीज को लर्न कर लीजिए कि जहां पर भी बोरोड या लोन की बात आती है वहां पर एक कंसेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं
कि वहाँ पर इंटरेस्ट आ जाता है। हम अगर एज्यूम करते हैं कि राम जो है बिजनेस करने के लिए उसके फ्रेंड श्याम ने उसे 5 करोड़ रुपीस बोले कि भाई राम तुम्हारे पास तो 5 करोड़ रुपीस खुद के हैं, ये लो 5 करोड़ रुपीस तुम्हें और चाहिए क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो 10 करोड़ रुपीस की है, जिसमें से 5 करोड़ रुपीस तुम्हारे पास में है, तो 5 करोड़ रुपीस तुम मेरे से उधार ले लो और इससे बिजनेस करो। अब लोन जहां पर है, जिसे हम बोरोड फंड कहते हैं, यहां पर राम के ऊपर में दो चीजों को पेमेंट करने की लायबिलिटी जनरेट हो गई है। पहली वो कि जो श्याम से उसने 5 करोड़ रुपीस उधार लिए हैं और श्याम ने ये बोल के पैसा उधार दिया है कि ये पैसा मुझे 5 साल के बाद में, 5 ईयर के बाद में वापस कर देना है। अब इस कंप्लीट 5 ईयर तक हर ईयर में मुझे उस 5 करोड़ रुपीस का, मुझे मतलब राम को वहां पे श्याम को पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट का, ब्याज का पेमेंट करना होगा। तो एक लायबिलिटी तो ये जनरेट हो गई कि भाई हर साल मुझे पेमेंट करनी है वहां पर इंटरेस्ट का। और वहीं दूसरी बात जो समझनी जरूरी है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर, जो 5th ईयर के बाद में मुझे वहां पर श्याम का वो 5 करोड़ रुपीस भी वापस करना है। कहने का मतलब यह है कि बोरोड फंड में हमारे ऊपर में लायबिलिटी है, दो चीजों की पेमेंट की कंपलसरी पेमेंट है, आपको करनी ही पड़ेगी, और उसमें से पहली है इंटरेस्ट और दूसरी है वो अमाउंट जो आपने लोन का लिया था। एक दूसरा एस्पेक्ट, तो यहां पर आपको समझ आ गया कि जो ओनर्स फंड होते हैं वो प्रॉफिट या डिविडेंड में फोकस करते हैं, जो बोरोड फंड होते हैं उनका टोटल फोकस होता है, उनकी जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट की। उन्होंने इंटरेस्ट के लालच में आपको पैसा उधार दिया था तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी एक और बात कर लेते हैं कि जो ओनर्स फंड होते हैं ये बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका मेन एम होता है कि बिजनेस की ग्रोथ करना, बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जाना, क्योंकि बिजनेस जितना ज़्यादा फ्लरिश करेगा, जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतना ही ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होगा और इसी प्रॉफिट को ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम चलते हैं तो बोरोड फंड वालों को कोई भी मतलब नहीं है, जो पैसा उन्होंने आपको उधार दिया है उस पैसे में उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उस पैसे से आप बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक ले गए, आपने बिजनेस को कितनी ग्रोथ कर ली, आपने बिजनेस उस जो हमारे कहानी में था कि 5 करोड़ रुपीस उसने श्याम से उधार लिए थे, अब वो 5 करोड़ से न जाने 1500 करोड़ बना ले या 5 का 10 बना ले, 15 बना ले, कितने करोड़ रुपए बना ले, इससे यहाँ पे श्याम को मतलब नहीं है, बोरोवर्स को इस बात से मतलब नहीं है कि आप उस पैसे को क्या करते हैं, उस पैसे से आपने बिजनेस की ग्रोथ की कि आपका बिजनेस और ज़्यादा नीचे चला गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है भैया। उसको मतलब है कि ये जो मैंने आपको 5 करोड़ रुपीस दिए थे इसका टाइम पे ब्याज दे देना और 5 साल के बाद में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, वो भी पैसा वापस कर देना। ये बिजनेस की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने नहीं आते हैं और ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये बिजनेस के ओनर हैं, ये बोरोवर्स हैं, कोई मतलब नहीं है बिजनेस के मैनेजमेंट से। आपने पैसा उधार लिया है, टाइम पे ब्याज दो और एक टाइम के बाद में उसका प्रिंसिपल अमाउंट दो, दैट्स इट। इतना ही करना है बोरोड फंड में। अब ये हमें डिसाइड करना है, बिजनेसमैन को डिसाइड करना है कि वो सोर्स, मतलब कि हमारे पास सोर्स दिख रहे हैं या तो खुद के पैसे को या उधार के पैसे को, आप पैसा कहां से लेना चाहते हैं और आपको पैसा कहां से आसानी से मिल सकता है, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब इतने सारी चीजों को डिस्कशन करने के बाद में जल्दी से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लेते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के आगे ले चलूंगा। तो ओनर्स या फंड या इक्विटी की बात करते हैं। ओनर्स फंड का मतलब होता है कि जो बिजनेस में खुद का पैसा लगाएगा और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, जो सरप्लस होगा, उस सरप्लस को या प्रॉफिट को वहां पे गेन करेगा, उस सरप्लस को मैं अपना पार्टिसिपेट करेगा, लेगा, उसे हम कहते हैं ओनर्स फंड। और यहां पर अगर आप ओनर्स फंड को देखते हैं तो हमारे पास पहला ओनर्स फंड है इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोगों ने शायद ये वर्ड अभी कॉमर्स में पहली बार सुना है क्योंकि कॉमर्स के पहले आप तो सुनते रहते थे, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो पहला भी सिर्फ आपको ये जान लेना है कि ओनर्स फंड के टाइप में से पहला टाइप है इक्विटी शेयर कैपिटल, वहीं दूसरा पार्ट है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारे ओनर्स फंड में क्यों कवर होते हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को समझना बहुत ज्यादा आसान है। यूं समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी के लिए पैसा दिया है। अब उस पैसे में से ये आपकी समझदारी है कि आप उसमें से सारा पैसा खर्च कर देते हैं फ्रेंड्स के साथ में, या उसमें से कुछ पैसा बचा लेते हैं और उसे कॉइन बॉक्स में या गुल्लक जिसे हम कहते हैं उसमें आप सेव कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आपके पेरेंट्स आपको 1000 रुपीज देते हैं और उसमें से आप हर महीने जो है 700 रुपीज खर्च करते हैं और 300 रुपीज हर मंथ बचा लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर अगर 12 मंथ की बात करते हैं तो करीब 3600 रुपीज आपने अपने गुल्लक में, अपने कॉइन बॉक्स में बचा लिए हैं और जिसके ओनर आप हैं क्योंकि वो पैसा आपका है। जो पैसा आपने रिटेन्ड किया है, जो सरप्लस आपका बच गया, उस 1000 रुपए में से आपने 700 रुपए खर्च कर दिए और जो 300 रुपीज आपने बचा लिए, उसी 300 रुपीज को हम कहते हैं कि आपने
आपने अपने सरप्लस फंड को रिटेन्ड कर लिया है, और हम कहते हैं कि आपने अपनी अर्निंग को रिटेन कर लिया एक जगह पे और आप उसके ओनर खुद हैं, इसलिए हम इसे कवर करते हैं ओनर्स फंड में। जो कंपनीज होती हैं, जो सरप्लस होता है उसमें से डिविडेंड बांटने के बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को रख लेती हैं, रिटेन कर लेती हैं, ताकि वो पैसा बिजनेस में ही वापस से इन्वेस्ट किया जा सके, तो उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा 3 शॉर्टकट लिखे हैं मैंने, जिसका नाम है GDR, ADR और IDR। GDR, ADR और IDR ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। GDR का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, और इसे हम ओनर फंड में कवर करते हैं। वहीं ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, और IDR का मतलब होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। तो ग्लोबल, अमेरिकन और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स क्या होती हैं, इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसे हम कैसे अपने ओनर्स फंड में कवर करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का, उसमें अपन जान जाएंगे। बोरोड फंड की बात करते हैं तो बोरोड फंड का मतलब है कि आपको पैसा उधार का मिल जाएगा और बदले में आपको पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट का, और एक टाइम पीरियड बीतने के बाद में आपको पेमेंट करना होगा वहां पर उसका प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हम लोन की बात करते हैं, बोरोड फंड की बात करते हैं, तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फंड ले सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म फंड होता है वो हमारे पास में कुछ दिनों से लेकर 1 या 2 दिनों से लेकर, और वो हो सकता है 1 ईयर तक, 365 डेज तक हो सकता है, 1 ईयर तक हो सकता है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। अगर हम मीडियम टर्म की लोन की बात करते हैं तो वो मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर तक हो सकता है। तो 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक के लोन को हम मीडियम टर्म कहते हैं, और मोर देन 3 ईयर जो फंड होता है उसे हम लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं। तो हम फंड ले सकते हैं मीडियम, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म फंड। अब उस फंड को लेने के जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास में हम सोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से पहला है डिबेंचर्स। मतलब जैसे कंपनी या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे इक्विटी या प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर रही है, वैसे ही कंपनी ही होती है जो वहां पे डिबेंचर इशू करती है, और डिबेंचर इशू करके भी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से। इसके बारे में मैंने आपसे बार बार कहा कि डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे लोन तो मिल रहा है, लेकिन कमर्शियल बैंक और यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। मैंने आपसे कहा लोन मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। तो जो फाइनेंशियल बैंक होते हैं ये हमें लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो जो फाइनेंशियल बैंक है ये हमें लॉन्ग टर्म लोन नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने का जो जिम्मा होता है वो होता है कमर्शियल बैंक के पास में। तो कमर्शियल बैंक है जहां पे आप जाके लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट कर रख सकते हैं और वहां से आपको लोन मिल सकता है। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट, हम पब्लिक के पास में पैसा ले सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिट, आप बिजनेस में से पैसा उधार लेने के देना कर सकते हैं, उधार की बात कर सकते हैं। और लास्ट है ICD, ये शॉर्टकट लिखा है मैंने, इसे हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपस में इंटर चेंजेस करता है फंड का रिक्वायरमेंट की पूरा करने के लिए, तो उसे हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। और ये हमारा कवर होता है बोरोड फंड कैपिटल में। तो बहुत सारे हमारे पास में पॉइंट या बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास में इक्विटी फंड के, और बहुत सारे हमारे पास में जो सोर्सेज है जहां से हम फंड अवेल कर सकते हैं बोरोड फंड कैपिटल में से। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ ये समझना है कि क्या मतलब होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ये किस तरीके से बाइफरकेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे ओनर्स फंड की, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोरोड फंड की, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बात में आपको समझने में या फंड को अवेल करने में आपकी मदद करेंगे कि फंड को लेते में, चाहे वो ओनर्स हो चाहे वो बोरोवर्स हो, फंड को लेते में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये भी हम अपने एक वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।